अब हम बात करते हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये किसी न किसी टाइम लिमिट के लिए निकाला जाता है। हमने टाइम लिमिट ले ली हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब 0 to t/2 भी ले सकते हैं हम। अगर हम टाइम लेते हैं 0 to t/2 तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। और अगर हम टाइम लेते हैं t2 से लेकर t तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब भी हम AC का मीन वैल्यू निकालते हैं ओवर द हाफ साइकिल, ये किसके इक्वल है? इट इज़ दैट मच ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी का मतलब DC करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट इन द सेम टाइम एज इज सेंट बाय AC। कहने का मतलब है कि हम AC का एक DC इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। एक ही सर्किट लिया हमने, सेम टाइमिंग्स ली, तो हमने हाफ टाइम के लिए AC का फ़्लो करवाया सर्किट में, तो जितना चार्ज हमारा फ़्लो में आया वो हमने नोट कर लिया। तो हमने क्या किया, AC का हमने DC इक्विवेलेंट निकालना है। इतनी DC निकालनी है या इतनी DC लेनी है जो AC के बराबर का चार्ज फ़्लो करवा सके। तो जितनी DC AC के बराबर का चार्ज फ़्लो करवा सकती है सेम सर्किट में सेम टाइम में, उसी को हम क्या कहेंगे, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। इसको डेराइव करने के लिए हमने करंट ले लिया। करंट क्योंकि अल्टरनेटिंग है, फॉर्मूला लिख दिया I = I0 sin of ओमेगा t। आपको पता है कि करंट किसके इक्वल होता है, dq/dt। अब हम dq/dt को किसके इक्वल में रख देंगे, I0 sin of ओमेगा t। dq की वैल्यू निकाल ली, dt को इस साइड ले गए। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। दोनों साइड इंटीग्रेट किया, टाइम यहाँ वेरिएबल था तो टाइम की लिमिट क्या लगा दी, 0 to t/2। तो dq के इंटीग्रेशन से हमें q मिल गया। इधर जब आप इंटीग्रेट करोगे, I0 पीक वैल्यू है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन जब अलग से लिया ओमेगा आया, तो ओमेगा से हमने डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स लगा दी। अब माइनस साइन और ओमेगा को बाहर ले आए हम। कॉस ओमेगा, एक बार तो स्मॉल t की जगह क्या पुट किया, कैपिटल T/2 माइनस, अगली बार हमने 0 पुट किया तो कॉस 0 आ गया। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी 2π बाई कैपिटल T। t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया -I0 बाई ओमेगा कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0। कॉस पाई भी -1 होता है, कॉस 0 1 होता है, लेकिन पहले से नेगेटिव साइन है तो -2, बाहर भी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, 2I0 बाय ओमेगा। अब हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं लेट IM इज़ द मीन वैल्यू ऑफ द AC ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल को हम पॉजिटिव हाफ साइकिल भी कहते हैं। तो Q की वैल्यू क्या होगी, मीन वैल्यू को टाइम से गुना कर दो, मीन वैल्यू IM, समय कितना था t/2। ये दोनों ही फॉर्मूले Q के हैं, तो हम Q के दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के आमने सामने रख देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो IM × t/2 इज इक्वल टू 2I0 बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी 2π/t। अब आप देख सकते हो t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो IM की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2/π × I0। जब हम 2/π के फैक्टर को सॉल्व करते हैं, ये आता है 0.637, तो हम IM को लिख सकते हैं 63.7% ऑफ I0। अगर हम यही वैल्यू नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालते तो वो माइनस में आती, बस माइनस साइन आता, बाकी क्वांटिटी वाइज सब कुछ सेम है। तो अगर आप इसी AC का मीन वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल निकालोगे तो वो हमेशा कितना आएगा, 0, क्योंकि फर्स्ट हाफ के लिए पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ के लिए नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, अमाउंट में सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो ओवरऑल सम कितना आता, 0 आता। तो अब इसका बेसिक मीनिंग क्या है, एक तो आप AC करंट लो जिसकी पीक वैल्यू है I0, तो वो जितना भी चार्ज सर्किट में फ़्लो करवा पा रहा है वो किसके इक्वल होगा, अगर मैं उस AC को तो हटा दूं और उसकी जगह 63.7 एम्पियर की DC लगा दूं, तो वो DC भी AC के बराबर का प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। और वो प्रभाव किस रूप में हम देख रहे हैं कि वो DC भी AC के बराबर का चार्ज फ्लो करवा सकती है।
अब हम बात करते हैं मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो मीन या एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग ईएमएफ की हाफ साइकिल के लिए क्या होगी? ये वो कांस्टेंट ईएमएफ होगा जो कि सर्किट में हाफ टाइम में समान रूप से चार्ज भेज सकता है जैसा कि एसी भेज रही है। तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ तो चेंजिंग ईएमएफ है, उसका हमने डीसी इक्विवेलेंट निकालना है। मतलब एसी हटा के हम कितना कांस्टेंट ईएमएफ लगाएं कि वो एसी के बराबर के चार्ज को सर्किट में फ्लो करवा सके। तो अब हमने ले लिया ईएमएफ का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर आपको पता है ईएमएफ, वहाँ से आप निकालना चाहते हो करंट, तो करंट निकालने के लिए हम ईएमएफ को किससे डिवाइड करेंगे? R से। दोनों साइड R से डिवाइड कर दिया यहाँ, दिस इज इक्विवेलेंट टू करंट I। लेकिन करंट किसके इक्वल है? dq बाई dt। तो dq किसके इक्वल होगा? I इंटू dt। अब क्यों निकालने के लिए? क्योंकि हमने डेफिनेशन में ना चार्ज की बात की है कि हमारा एसी जितना चार्ज फ्लो करवा सकता है उतना ही डीसी भी करवा सकता है। तो हमें यहाँ चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए डी का क्या कर दिया? इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दी 0 से t/2। जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर आ गई। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी में से ओमेगा टी वाले पार्ट का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ओमेगा आता है, ओमेगा से हम डिवाइड करते हैं। अब लगा दो लिमिट्स, ये माइनस साइन और ओमेगा को भी हम बाहर ले आए। तो कॉस ओमेगा स्मॉल टी की जगह पहले तो रख दिया कैपिटल T/2 माइनस, फिर स्मॉल टी की जगह 0 रखा तो ये आ गया कॉस ऑफ 0। ओमेगा की वैल्यू रखी 2 पाई कैपिटल टी, तो एंगल आ गया कॉस पाई। तो कॉस पाई भी -1, कॉस 0 1 होता है, माइनस साइन पहले से है तो ये हमने 2 बाहर ले लिया, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 2 E0 बाय ओमेगा आर। अब अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे कि लेट EM इज़ द मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग EMF ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल। तो अब चार्ज क्या होना चाहिए? अब मीन वैल्यू को R से डिवाइड करूँगी तो करंट आएगा, करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा? चार्ज। ये दोनों ही वैल्यूज़ Q की है, तो आप Q की दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर लो, ओमेगा की वैल्यू पुट कर लो, जो यहाँ से चीज़ें कट होती हैं कट कर लो। उसके बाद क्या बचेगा? EM इज़ इक्वल टू 2/पाई इंटू E0। अगर हम इसको सॉल्व करें, फ्रैक्शन में निकालें तो कितना आएगा? 0.637 E0, या EM की वैल्यू क्या है? 63.7% ऑफ E0। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालते तो लिमिट्स चेंज हो जाती, बाकी सब सेम रहता। लिमिट्स में क्या पुट करती मैं? T2 से T, तो हमारी वैल्यू कैसी आती? नेगेटिव। इसी तरह से अगर आप EMF को ओवर द कंप्लीट टाइम पे T निकालोगे तो इसकी भी मीन वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप शॉर्टकट में RMS वैल्यू भी कह देते हो, इसको इफ़ेक्टिव वैल्यू भी कह सकते हैं या वर्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। अब हम क्या बताने वाले हैं? द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द AC की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? इट इज़ दैट मच वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट। स्टेडी मतलब DC करंट जो कांस्टेंट रहता है, ये उस DC करंट के इक्वल है विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम एज इज डन बाय द AC। मतलब पिछले केस में हम चार्ज की बात कर रहे थे ना, चार्ज के कारण कंपैरिजन कर रहे थे, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हीट की। तो किसी भी AC करंट की RMS वैल्यू क्या होगी? ये वो कांस्टेंट करंट होगी जो हमारे सर्किट में सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर सकती है, सेम सर्किट में सेम रेजिस्टेंस हो, सेम टाइमिंग हो। सेम टाइम के लिए हमने AC करंट को भी फ्लो करवाया और उसी सेम टाइम के लिए उस कांस्टेंट DC को भी फ्लो करवाया। तो दोनों केसेस में अगर हीट की वैल्यू सेम रहती है तो जो हमने DC करंट फ्लो करवाया ना, वो क्या कहलाएगी? AC का RMS वैल्यू कहलाएगी। तो यहाँ पर हमने फिर से AC का DC इक्विवेलेंट निकाला, मतलब AC कितनी DC के बराबर है कि उनकी दोनों की हीट जनरेशन क्या हो जाए? सेम हो जाए। करंट की वैल्यू ले ली। अब आपको पता है कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I² R इंटू dt।
अगर आई करंट आर रेजिस्टेंस में से dt टाइम के लिए फ्लो करवाएंगे तो थोड़ी सी हीट जनरेट होगी, जिसको हमने dH कह दिया, आई स्क्वायर आर इंटू dt। अब हम कंप्लीट साइकिल t के लिए मीन 0 से t के लिए हम टोटल हीट निकालना चाहते हैं, तो हम इसी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, लिमिट लगा देंगे। आई की वैल्यू पुट कर दी, आई नॉट स्क्वायर, आई तो पीक वैल्यू आई नॉट, उसको बाहर निकाल लिया। जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा था हमने, उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी इन बाय 2। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं dt 0 टू t, हमने dt के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी और दो पार्ट्स अलग अलग रख दिए, cos 2 ओमेगा टी dt इंटीग्रेशन 0 टू t। ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, बाहर ही रहेंगी। dt का इंटीग्रेशन t, cos का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी एंगल था, उसका डिफरेंशिएशन लिया, 2 ओमेगा आया, 2 ओमेगा से डिवाइड कर दिया, लिमिट लगा दी 0 टू t। अब जब हम यहाँ लिमिट पुट करते हैं तो कैपिटल T पुट किया पहले, फिर -0, समझ लो यहाँ कैपिटल T ही आ गया। यहाँ पर देखें तो sin 2 ओमेगा इंटू कैपिटल T माइनस sin 0 एक बार तो स्मॉल t की जगह कैपिटल T पुट किया, अगली बार 0, तो पूरा एंगल ही क्या हो गया, 0। नेक्स्ट स्टेप, इसमें आप देखो सब कुछ सेम है, बस यहीं थोड़ा सा चेंज आएगा। sin 2 आपने ओमेगा के स्थान पे लिख दिया 2 पाई बाय t, जो मैंने नीचे t लिखा वो t से t कैंसिल हो गया, या यूँ समझ लो ओमेगा t के स्थान पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 पाई, ये ओमेगा t लिखा हुआ था उसके स्थान पे लिख दिया 2 पाई, तो ये एंगल बन गया 4 पाई। अब ये 2 ओमेगा मैं कैंसिल नहीं कर सकती क्योंकि 2 ओमेगा डिवीज़न में है, और ये जो 4 पाई एंगल है ये अलग चीज़ है, ये साइन के साथ है, और साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो कुल मिला के जो सेकेंड पार्ट था ना ये 0 हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आई, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2। अब फिर से एज्यूम कर लेते हैं, लेट आई आर एम एस इज़ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट, तो h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई आर एम एस का स्क्वायर आर इंटू टी, दोनों वैल्यूज़ h की हैं, इक्वेट कर दो, एक तो हमने इंटीग्रेशन से निकाली और एक सिंपल लिखी, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं काट दो, तो आई आर एम एस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आई नॉट बाय अंडर रूट 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है फ्रैक्शन 0.707, परसेंटेज के रूप में लिखें तो 70.7%। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ये AC का DC इक्वलेंट आ गया कि अगर मैं 100 एम्पियर की AC का फ्लो करवाती हूँ तो जो हीट जनरेट होती है वो सेम हीट कब जनरेट होगी, जब मैं वो AC हटा के 70.7 एम्पियर की DC लगा दूँ, तो दोनों ही केसेस में सर्किट में सेम हीट जनरेट होगी। अब बारी आती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग EMF। लगभग आपके डेरिवेशन सेम रहेंगे, थोड़ा सा फ़र्क आएगा, जैसे करंट में तो डायरेक्ट हम I यूज़ कर लेते हैं, लेकिन EMF से करंट को ऑब्टेन करने के लिए हमें R से डिवाइड करना पड़ता है, तो हर एक्सप्रेशन में वो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, E/R वाला I की बजाय, बाकी सारा डेरिवेशन सारे स्टेप सेम है। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, अल्टरनेटिंग EMF की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, ये वो कांस्टेंट वोल्टेज होगी जो हमारे सर्किट में सेम हीट जनरेट कर सकती है जब हम सेम रेजिस्टेंस में से उस करंट का फ्लो करवाते हैं और सेम टाइम के लिए करवाते हैं। तो एक तरह से अल्टरनेटिंग EMF का जो DC इक्विवेलेंट होता है उसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। हमने स्टार्ट किया, अल्टरनेटिंग EMF का फॉर्मूला ले लिया, E इज़ इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब हमें पता है कि हीट का एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय R इंटू टी, तो हमने वही फॉर्मूला यूज़ कर लिया, EMF का स्क्वायर कर दिया, E स्क्वायर बाय R इंटू टाइम ले लिया dt, E की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर हो गया, टोटल हीट निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया, जितनी कांस्टेंट टर्म्स हैं बाहर निकाल लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब ये नीचे वाला 2 भी बाहर आ गया, dt के अंदर गुना कर दे, dt का इंटीग्रेशन, और इधर से कॉस 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ कर दी, नहीं तो मैं यूँ भी कर सकती थी कि कांस्टेंट को बाहर रख के बड़ी ब्रैकेट लगा सकते थे। अभी हम पिछली नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं
कि जब dt का इंटीग्रेशन किया था तो t आया था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन तो ज़ीरो ही आ गया था। तो अलग से हम कह सकते हैं कि जब cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन 0 से t टाइम के लिए किया जाता है तो वो ज़ीरो आ जाता है। तो उस नॉलेज का यूज़ कर लिया हमने। तो हीट कितनी आ गई, E0² T/2R। फिर अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, लेट ERMS इज़ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग EMF। तो V²/R इंटू टी लिखते हैं ना हम हीट में, तो V की बजाय क्या लिखा, ERMS का स्क्वायर बाय R इंटू टी। अब हम क्या करेंगे, H की दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर देंगे। जब हमने वैल्यूज़ को इक्वेट किया तो यहाँ पर आ गया E²RMS इज इक्वल टू E0/2, दोनों साइड अंडर रूट ले लिया, तो अब सेम फ्रैक्शन आ गया। ERMS इज इक्वल टू 0.707 E0, या परसेंटेज के रूप में लिखे तो ERMS इज इक्वल टू 70.7% ऑफ E0। E0 इज़ द peak value of alternating EMF।